गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। हम एनसीईआरटी की बुक जो क्लास 10th की है पढ़ रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 समाप्त कर लिया था। आज हम चैप्टर 4 कृषि का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम कृषि के प्रकार, शस्य प्रारूप के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ भारत के मुख्य फसलों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले कृषि के प्रकार के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। ये मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है। हमारे देश में 2/3 आबादी कृषि कामों में लगी हुई है, यानी आधे से भी अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। खाद्य अन्नों के अलावा इससे हमें विभिन्न उद्योग के लिए कच्चा माल भी हासिल होता है, जैसे रबर, कपास, जूट आदि। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, इसलिए हमारे देश में कृषि के अनेक प्रकार हैं। नंबर 1 प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, नंबर 2 गहन जीविका कृषि, नंबर 3 वाणिज्यिक कृषि, नंबर 4 रोपण कृषि। तो आइए सबसे पहले प्रारंभिक निर्वाह कृषि के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रारंभिक का अर्थ है शुरुआती यानी पुरानी, और जीविका निर्वाह यानी जीवन गुजारने के लिए। मतलब ये कि ऐसा कृषि है जो जीवन गुजर बसर करने के लिए की जाती है। इसे व्यापार या पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में लोग अपने परिवार के साथ कृषि के पुराने औजारों के साथ क्या करते हैं, जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी आदि। ये लोग कृषि पुराने तरीके से ही करते हैं। इस प्रकार की कृषि में लोग मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करते हैं। ये लोग रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। कर्तन का अर्थ काटना और दहन का मतलब होता है जलाना। यानी ये कृषि का ऐसा सिस्टम है जिसमें किसान ज़मीन के किसी टुकड़े को साफ करते हैं, यानी जो घास फूस और झाड़ियाँ होती हैं उनको साफ कर लेते हैं और फिर उसे जला देते हैं और उस ज़मीन पर कृषि करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर किसी दूसरा टुकड़ा को साफ करके उस पर खेती करते हैं। इस तरह की कृषि करने से मृदा या मिट्टी की उर्वरता शक्ति पुनः बढ़ जाती है, क्योंकि जब लोग खेती करने के लिए घास झाड़ियों को जलाते हैं तो उसका राख मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी फिर से उर्वरक हो जाती है। इस प्रकार की कृषि में पैदावार बहुत कम होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये खाद और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में इस तरह की कृषि को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर पुकारा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहरिया, आंध्र प्रदेश में इसे पोडुक या पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान, पश्चिमी घाट में कुमारी, हिमालय क्षेत्र में खिल कहा जाता है। झारखंड में इसे कुरुआ के नाम से जाना जाता है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इस कृषि सिस्टम को वालरे या वाल्टरे कहा जाता है। अब गहन जीविका कृषि के बारे में जानेंगे। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक होता है उन इलाकों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक रासायनिक उर्वरक और अधिक सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाने की ज़रूरत पड़ती है। भूमि पर अधिक दबाव पड़ता है। कैसे? मान लीजिए किसी के पास विरासती ज़मीन है, विरासती यानी बाप दादा की ज़मीन। उसके पास एक बहुत बड़ा ज़मीन है, ये वाला देखिए। इसके 4 बेटे हैं। जब परिवार बढ़ जाता है तो इस ज़मीन के 4 भाग करके चारों बेटों में बांट देते हैं। फिर इनके बच्चे बढ़े तो इनमें बांट दिया जाता है। इससे उस ज़मीन का आकार छोटा होता जाता है। ज़मीन तो उतना ही है, लेकिन परिवार बढ़ गया यानी जनसंख्या बढ़ गया और इस भूमि पर वे अधिक से अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कृषि भूमि पर अधिक दबाव पड़ता है। इस प्रकार की कृषि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और पंजाब आदि में की जाती है। अब वाणिज्यिक कृषि को जानेंगे। वाणिज्यिक का अर्थ होता है व्यावसायिक, यानी यह कृषि व्यापार और पैसे कमाने के लिए किया जाता है।
इस कृषि में उच्च पैदावार किया जाता है, जिसके लिए आधुनिक निवेशों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रासायनिक उर्वरकों, अधिक पैदावार देने वाले बीजों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो कुछ इलाकों के लिए वाणिज्यिक फसल है तो कुछ इलाकों के लिए जीविका फसल है। जैसे चावल हरियाणा और पंजाब के लिए एक वाणिज्यिक फसल है, लेकिन यही चावल उड़ीसा के लिए जीविका फसल है। इसी तरह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में गेहूं एक जीविका फसल है, जबकि यही गेहूं पंजाब और हरियाणा में वाणिज्यिक फसल है। अब हम रोपण कृषि को पढ़ेंगे। यह भी एक तरह का वाणिज्यिक कृषि है। इस तरह की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाती है और इसमें एक ही फसल उगाई जाती है। हकीकत में रोपण कृषि अंग्रेजों के ज़माने से आई। रोपण कृषि में कृषि और उद्योग के बीच एक इंटरफेस रहता है, यानी ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये कृषि बड़े क्षेत्र में की जाती है जिसमें अधिक पूंजी और श्रमिकों की ज़रूरत होती है। इस कृषि में जो भी पैदावार होता है वह उद्योग में चला जाता है, क्योंकि उद्योग में कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें पैदावार बिक्री के लिए किया जाता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार की भी ज़रूरत पड़ती है। हमारे देश भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना और केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण कृषि है। अब हम शास्त्र प्रारूप या फसल पद्धति के बारे में जानेंगे, यानी फसल का पैटर्न कैसा होगा। हमारे देश में 3 शास्त्र ऋतुओं यानी मौसमी फसलें हैं। नंबर 1 रबी, नंबर 2 खरीफ और नंबर 3 जायद। सबसे पहले रबी फसल के बारे में जानेंगे। हमारे देश में रबी की जो फसल होती है वह शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और अप्रैल से जून के बीच इन फसलों को काट दिया जाता है। यानी ये फसल शीत ऋतु में बोया जाता है और गर्मी के ऋतु में काट दिया जाता है। रबी की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों हैं। रबी फसल पैदा करने वाले मुख्य राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं। अब खरीफ फसल के बारे में जानेंगे। जब हमारे देश में मानसून का आगमन होता है, यानी मध्य जून में, तब ये बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। इस मौसम में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर जिसे अरहर कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिनके नाम आस, अमन और बोरो हैं। अब हम जायद के बारे में जानते हैं। ये गर्मी के सीज़न में बोई जाने वाली फसल है और इसे रबी और खरीफ फसल के बीच बोया जाता है। जायद ऋतु में ख़ास तौर से तरबूजे, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। अब हम भारत की कुछ मुख्य फसलों के बारे में जानेंगे। हमारे देश भारत में मिट्टी, जलवायु और कृषि करने के तरीके में बहुत अंतर होता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य फसलें यानी कृषि के ऐसे पैदावार से है जिनका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। इनमें भी कई खाद्य अन्न फसलें हैं, यानी खाने वाले अनाज, जैसे चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का और दालें। अब हम इन सभी फसलों को एक एक करके इनकी विशेषताओं को समझेंगे। सबसे पहले चावल के बारे में जानेंगे। हमारा देश संसार में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यहाँ के लोगों का खाद्य अन्न चावल है। इसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है और वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक की आवश्यकता होती है। यानी चावल की फसल को उगाने के लिए अधिक तापमान और अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। चावल की खेती के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इस मिट्टी में अधिक समय तक पानी इकट्ठा रह सकता है, जो इस फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चावल पैदा करने वाले मुख्य राज्य बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम हैं। इस मानचित्र को देखिए। चावल उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई इलाकों में अधिक पैदा होती है।
उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों यानी इन इलाकों में, जैसे ये देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर असम, ये यहाँ पश्चिमी बंगाल, इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और ये देखिए मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चावल पैदा की जाती है। अब ये देखिए ये सब डेल्टाई क्षेत्र, इन इलाकों में भी चावल की अधिक खेती होती है। इन तटीय क्षेत्रों को देखिए, इधर चेन्नई, ये केरल, इन क्षेत्रों में भी अधिक चावल पैदा की जाती है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां नहरों और नलकूपों के द्वारा भी चावल की खेती की जाती है। जैसे ये देखिए पंजाब, ये हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में चावल की खेती की जाती है। हालांकि इन इलाकों में वर्षा कम होती है। इन सभी इलाकों में या क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है। अब हम गेहूं के बारे में जानेंगे। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य अन्न यानी खाने वाली अनाज फसल गेहूं है। ये एक रबी फसल है। इस फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और इस फसल को पकने के समय खिली धूप का होना ज़रूरी है। गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है। इसके क्षेत्रों को मानचित्र द्वारा समझते हैं। ये उत्तर पश्चिमी का इलाका है। ये देखिए पंजाब, हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इन सभी स्थानों पर गेहूं की पैदावार अधिक होती है। इधर ये राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी गेहूं की खेती होती है। ये काली मिट्टी का एरिया है, हमने मिट्टी के टॉपिक में पढ़ा था। यहाँ पर मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार होती है। इधर बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी गेहूं की पैदावार होती है। अब हम मोटे अनाज के बारे में जानेंगे। मोटे अनाज को उन फसलों में लिया जाता है जिसका उत्पादन पशुओं के पोषण और उपभोग या प्रयोग के लिए किया जाता है। अगरचे इन्हें मोटे अनाज कहते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होता है। ज्वार, बाजरा और रागी हमारे देश में उगाए जाने वाले खास मोटे अनाज हैं। ज्वार के बारे में जानते हैं। अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ज्वार हमारे देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न या खाने वाली अनाज फसल है। इसकी फसल बारिश पर निर्भर करती है, इसलिए ये उन इलाकों में उगाए जाते हैं जहाँ की जलवायु में आर्द्रता पाई जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। बाजरा ये उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ की मिट्टी काली और बलुई होती है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब रागी के बारे में जान लेते हैं। रागी में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। इसमें लोहा, कैल्शियम, भूसी और सूक्ष्म पोषक मिलती है। इसकी फसल के लिए लाल, काली, बलुआ और दोमट मिट्टी अच्छी होती है। अब हम मक्का की विशेषताओं को जान लेते हैं। यह एक खरीफ फसल है। यह एक ऐसा फसल है जिसका इस्तेमाल हम खाने वाले अनाज के रूप में करते हैं और चारे के रूप में भी करते हैं। इसके फसल के लिए तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए और जलोढ़ मिट्टी अच्छी होती है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अब हम दाल के बारे में जानेंगे। आप सभी ने बहुत से दालों के नामों को सुना होगा और खाया भी होगा, जैसे मूंग, मसूर, उड़द, मटर, चना और तूर, जिसे अरहर दाल भी कहते हैं। ये सभी दालें भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दलहनी यानी दाल वाली फसलें। जैसे हम कहें दलहन फसलें तो इसमें सभी तरह की दालें आ जाएंगी। इनमें कुछ दालें खरीफ में उगाई जाती हैं, जैसे मूंग, उड़द, तूर या अरहर, और कुछ दालें रबी में उगाई जाती हैं, जैसे मटर, चना आदि। दाल में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए लोग खाने में इसका अधिक प्रयोग करते हैं। हमारा देश भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, यानी यहाँ दाल सबसे अधिक पैदा भी की जाती है और हम इसका उपयोग भी अधिक करते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य में अधिक उत्पादन किया जाता है। ये फलीदार फसलें होती हैं, इसलिए अरहर को छोड़कर जितनी भी तरह की दालें हैं
वे वायु से नाइट्रोजन हासिल करती हैं और भूमि की उर्वरता बनाए रखती हैं। इसलिए इन फसलों को आवर्तन या रोटेटिंग में बोया जाता है, यानी 2 फसलों के बीच में एक बार दाल की फसलें उगाई जाती हैं, जिससे दाल के कारण मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इसलिए कोई भी 2 फसल के बीच में एक दाल फसल को बोया जाता है। खाद्य अन्नों के अलावा अन्य अखाद्य फसलें। इन खाद्य फसलों के अलावा कुछ और खाद्य फसलों के बारे में जानते हैं। अभी हमने जितने भी फसलों के बारे में पढ़ा, इन सभी का उपयोग हम खाने वाले अनाज के रूप में करते हैं। अब हम कुछ दूसरे खाद्य फसलों के बारे में जान लेते हैं, जैसे गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी और बागवानी फसलें आदि। इसमें सबसे पहले गन्ना की विशेषताओं को जानते हैं। गन्ना को आप जानते ही होंगे और देखे भी होंगे। गन्ना की फसल के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए और जिन क्षेत्रों में वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, उन इलाकों में गन्ने की फसल उगाई जाती है। अगर किसी क्षेत्र में वर्षा कम होती है तो वहाँ सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। गन्ने से चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम में आता है। इन सभी चीज़ों का उपयोग हम करते हैं। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है और दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत है। गन्ना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा राज्य में उत्पादन किया जाता है। अब तिलहन फसलों के बारे में जानेंगे। तिलहन यानी वह सभी फसलें जिससे हम लोग तेल निकालते हैं और उसका उपयोग भोजन पकाने में करते हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी फसलें। ये सभी तिलहन फसलें भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। इनमें से कुछ फसलों के बीज उद्योग के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों में, श्रृंगार का सामान बनाने वाले उद्योग में और उपटन उद्योग में इन बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम मूंगफली के बारे में जानते हैं। मूंगफली एक खरीफ फसल है। ये फसल गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है। अलसी और सरसों ये दोनों रबी की फसल हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सा ऐसा तिलहन फसल है जो उत्तरी भारत में खरीफ फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है, तो इसका उत्तर आप तिल देंगे। इसी तरह अरंडी रबी और खरीफ दोनों मौसमी फसल में बोई जाती है। अब चाय के बारे में जानते हैं। चाय एक पेय फसल है, यानी जिसे हम पीते हैं। आप में भी बहुत सारे बच्चे चाय पीते होंगे। चाय की खेती रोपण कृषि है, क्योंकि भारत में चाय अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए हैं और ये लोग लंबे चौड़े स्थानों पर हमसे खेती करवाते थे। चाय की खेती के लिए नमी वाली मिट्टी और गहरी मिट्टी अच्छी होती है। इसके लिए ढलवां क्षेत्र होना चाहिए ताकि पौधों की जड़ों में पानी जमा ना हो सके, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए। चाय के पौधों को उगाने के लिए सालों भर कोष्ण या गर्म, नम और पाला रहित जलवायु की ज़रूरत होती है। चाय की फसल के लिए अधिक श्रमिकों की ज़रूरत होती है, क्योंकि पौधों से एक एक करके सभी पत्तियों को तोड़ना पड़ता है और फिर सभी पत्तियों को सुखाया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियों, तमिलनाडु और केरल हैं। विश्व में चाय उत्पादक में पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है, लेकिन 2003 से पहले तक भारत चाय उत्पादन में पहला स्थान रखता था। अब इसका जगह चीन ने ले ली है। अब कॉफ़ी के बारे में जानते हैं। हमारे देश भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है वह पूरे विश्व में फेमस है। हमारे यहाँ जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसका नाम अरेबिका है, जो शुरू में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की मांग पूरे विश्व में अधिक है। इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास के राज्यों में होती है, जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में इसकी खेती होती है। यह नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के निचले हिस्सों में है, यानी दक्षिण की तरफ, जो वी आकार का शकल है। अब हम बागवानी फसलों के बारे में जानेंगे। बागवानी फसलें
यानी जब हम फलों और सब्जियों को उत्पादन करते हैं तो इसे ही हम बागवानी फसलें कहते हैं, जैसे आम, सेब, अनार, फूलगोभी, बंद गोभी इत्यादि। अब हम भारत में उन राज्यों के नामों को जान लेते हैं जो फलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण हैं और पूरे विश्व में इनकी मांग है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आम अधिक होते हैं। संतरे नागपुर और चेरापूंजी में, चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केले महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची फेमस हैं। अंगूर तेलंगाना और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध फसल हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट पैदा की जाती है उसका विश्व भर में बहुत मांग है। भारत विश्व का लगभग 13% सब्जियां का उत्पादन करता है। हमारे देश में जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनमें मुख्य मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, आलू, टमाटर और बैंगन हैं। अब हम अखाद्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य फसलें या खाने वाली फसलों को तो हम जान चुके हैं। अखाद्य फसलें यानी ऐसी फसलें जिनको हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग उद्योग में होता है और ये उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जैसे रबड़, कपास, जूट, सन और रेशम आदि। सबसे पहले रबर की विशेषताओं को जानते हैं। रबर की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, यानी इसको उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। इस फसल के लिए नम और आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है। आर्द्र यानी ना बहुत गर्म और ना बहुत ही ठंडा। रबड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योग में इस्तेमाल होता है। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। यह मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में जो गारो पहाड़ियाँ हैं इन सभी स्थानों पर उगाया जाता है। आप लोगों को इन सभी फसलों के मेन पॉइंट को ज़रूर याद रखना है, जैसे इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितना चाहिए और किन किन स्थानों में ये अधिक उगाए जाते हैं। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड को संसार में प्रथम स्थान हासिल है और हमारे देश भारत का 5वां स्थान प्राप्त है। रबर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रबर और दूसरा कृत्रिम यानी मصنوعی रबर। हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक रबर के कई उपयोग होते हैं जो हमारे डेली के जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। रबर से कई चीज़ें बनाई जाती हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी ज़िंदगी में प्रतिदिन करते हैं, जैसे जूते, चप्पल, मोटर गाड़ी के टायर, ट्यूब, साइकिल के टायर, रबर की नली इत्यादि। इसके अलावा रबर के फोम और गद्देदार चीज़ें भी बनाई जाती हैं। अब हम रेशेदार फसलों के बारे में जानेंगे। हमारे देश भारत में जो रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं उनमें मुख्य फसलें कपास, सन, जूट और प्राकृतिक रेशम है। तो सबसे पहले कपास के बारे में जानेंगे। भारत को कपास के पौधा का मूल स्थान माना जाता है, यानी कपास मूल रूप से यहीं का पौधा है। कपास पैदा करने में विश्व में भारत का 3रा स्थान है। सूती कपड़ा के उद्योग में कपास का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक होती है। जब हम लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा था तो इसे भी जाना था कि काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। इस फसल को उगाने के लिए हल्की वर्षा की ज़रूरत होती है और तापमान अधिक होना चाहिए। यह खरीफ फसल है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं, यानी इसके पकने में बहुत समय लग जाता है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य हैं। अब हम जूट के बारे में जानते हैं। जूट की खेती उन बाढ़ वाले मैदानों या क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर बाढ़ आता है और बाढ़ के आने से जो मिट्टी जमा होती रहती है वही उपजाऊ मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जब इसका पौधा उग जाता है और बढ़ने लगता है तो इस टाइम उच्च तापमान की ज़रूरत पड़ती है। इसका इस्तेमाल बोरियां, रस्सी, चटाई, धागे और गलीचे बनाने में किया जाता है और दस्तकारी
यानी हैंडक्राफ्ट की वस्तुएं बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी खेती करने में लागत बहुत पड़ता है। अब तो इसकी मांग लगातार कम हो रही है क्योंकि बाज़ार में कई कृत्रिम रेशे आ गए हैं, सस्ते पैकिंग के सामान भी आ गए हैं। आपने देखा होगा कि दुकानदार सामान देने के लिए पन्नियों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही सस्ता पड़ता है क्योंकि नायलॉन की कीमत कम हो रही है। अब हम प्राकृतिक रेशम को जान लेते हैं। हमने अभी जितनी भी फसलों के बारे में पढ़ा है, ये सभी फसलें मिट्टी में उगाई जाती हैं, लेकिन रेशम के लिए रेशम के कीड़े को पाला जाता है। इस कीड़े के कोकून से हमें रेशम हासिल होता है। ये कीड़े पेड़ की पत्तियों पर पलता है और उस पेड़ का नाम है मलबरी। इसी मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर यह पलता है। जब रेशम उत्पादन करने के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं तो इसे हम रेशम उत्पादन कहते हैं। इसे सेरीकल्चर भी कहा जाता है। इस तरह आज हमने सभी खाद्य और अखाद्य फसलों के बारे में जाना और समझा। कृषि के प्रकार और मौसमी फसलों के बारे में भी जाना। अब अगले वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।